हाय स्टूडेंट्स, आज का पहला सवाल है संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। ऑप्शंस क्या क्या हैं? 12, 13, 14, 15। यदि हम बात करें संविधान सभा के मेंबर्स की तो संविधान सभा में टोटल कितने मेंबर्स थे? 389। ठीक है। इसमें यदि हम बाइफरकेट करें तो प्रिंसली स्टेट के कितने मेंबर्स थे और ब्रिटिश प्रोविंस के कितने मेंबर्स थे? तो प्रिंसली स्टेट के मेंबर्स थे 296 और ब्रिटिश प्रोविंस के थे 93। और यदि हम बात करें फीमेल मेंबर्स की तो 15 जो है वो फीमेल मेंबर्स थी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? सवाल ये पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो हाई कोर्ट के जजेज हैं उनका रिटायरमेंट का एज 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दिया गया। ऑप्शंस क्या क्या हैं? तो 21वां संविधान संशोधन 1967, 52वां संविधान संशोधन 1985, पहला संविधान संशोधन 1951, 15वां संविधान संशोधन 1963। तो देखिए, ये जो 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, इसमें क्या हुआ था? तो इसमें जो है वो सिंधी भाषा को शेड्यूल 8 में ऐड किया गया था, शेड्यूल 8 में। ठीक है। 52वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? तो इसमें शेड्यूल 10 को ऐड किया गया था, अनुसूची 10 को। इसमें क्या है? तो इसमें दल बदल कानून है। ठीक है। पहला संविधान संशोधन में तो बहुत सारे प्रावधान थे, इसमें जो है शेड्यूल 9 को भी ऐड किया गया था, जिसमें उन कानूनों को रखा जाता है जिसका न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। और ये जो 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था, इसी में क्या हुआ था? तो जो हाई कोर्ट के जजेज हैं उनके रिटायरमेंट का एज 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। किस भारत शासन अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है। तो इसका यदि करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1909। इसी को जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों जाना जाता है? तो ध्यान से समझेंगे। भारत सचिव उस समय कौन थे? तो भारत सचिव थे लॉर्ड मॉर्ले, और भारत के वाइसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो। इसीलिए इसको मॉर्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब इसमें जो मुख्य हुआ था काम, वो क्या क्या हुआ था? तो पहली बार इसमें क्या किया गया कि वाइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें एक इंडियन को अपॉइंट किया गया। और दूसरा मैटर इसमें क्या इंपॉर्टेंट हुआ था? तो भारत सचिव परिषद में, भारत सचिव परिषद में 2 इंडियन को अपॉइंट किया गया। ठीक है। ये आपको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में पहली बार ये दोनों महत्वपूर्ण बातें हुई थी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। जब संविधान सभा की बैठक अंतरिम सरकार के रूप में होती थी तो अध्यक्ष कौन थे? अब यहां एक बात ध्यान से समझेंगे। जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो इसका 2 काम था। क्या क्या काम था जरा देखेंगे। पहला काम था इसका संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण। और दूसरा काम क्या था? तो अंतरिम सरकार के रूप में काम करना। ठीक है। जब संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा की बैठक होती थी तो अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और जब अंतरिम सरकार के रूप में संविधान सभा की बैठक होती थी तो अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बना? क्या 1974 में बना, 75 में बना, 76 में बना, 77 में बना? देखिए, सिक्किम जो है वो
36वां संविधान संशोधन के तहत भारत का एक राज्य बना है। और ये 36वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो ये हुआ था आपको 1975 में। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। इनमें से कौन सा मूल अधिकार सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त है? यदि हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो 5 ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो कि सिर्फ सिटीजन को ही प्राप्त हैं। कौन कौन से भाई? तो ये हैं आपके 15, 16, 19, 29, 30। इन 5 अनुच्छेदों में जो भी फंडामेंटल राइट दिए गए हैं वो सिर्फ किसको प्राप्त हैं? तो जो भारत के नागरिक होंगे उन्हीं को। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि इन 5 में से कौन सा इस ऑप्शन में अवेलेबल है। तो हम देख पा रहे हैं कि अनुच्छेद नंबर 19 इसमें अवेलेबल है। यानी अनुच्छेद 19 का मूल अधिकार जो है वो सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त है, जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से। क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे। देशीयकरण से भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों तक भारत में रहना अनिवार्य है? देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? तो 1955 में। ठीक है, इसमें जो है वो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके दिए हुए थे और उसी में से एक तरीका क्या है? देशीयकरण। ठीक है, अब यदि हम देशीयकरण की बात करें तो देशीयकरण के थ्रू नागरिकता प्राप्त करने के लिए मिनिमम जो है वो 14 वर्ष भारत में रहना होगा। और इस 14 वर्ष में क्या है? तो 11 वर्ष आपको प्रॉपर भारत में रहना होगा। और जब आपने नागरिकता के लिए अप्लाई किया है उसके 1 साल पहले तक आप रेगुलर जो है वो भारत में हो, यानी 1 साल के बीच आप भारत से बाहर कभी नहीं गए हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 1955 के तहत जब भारत किसी क्षेत्र का अधिग्रहण करता है तो उस क्षेत्र के किस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, यह कौन तय करता है? देखिए, मैंने अभी जस्ट बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 था। उसमें नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके दिए हुए हैं। उसमें से एक तरीका तो हमने जस्ट डिस्कस किया, देशीयकरण। और एक तरीका यह भी है कि यदि मान लीजिए भारत क्या करता है, किसी क्षेत्र का अधिग्रहण करता है तो उसके किस नागरिक को भारत की नागरिकता दी जाएगी और किस नागरिक को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी, यह कौन तय करेगा? क्या राष्ट्रपति तय करेंगे? क्या उपराष्ट्रपति तय करेंगे? क्या प्रधानमंत्री तय करेंगे? क्या गृह मंत्रालय तय करेगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी यदि भारत किसी क्षेत्र का अधिग्रहण करता है तो गृह मंत्रालय तय करेगा कि वहां के किस नागरिक को भारत की नागरिकता दी जाएगी और किस नागरिक को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा क्योंकि बहुत आंदोलन हुआ था उस समय। किन 3 देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित है? क्या नेपाल, पाकिस्तान, भूटान से संबंधित है? क्या चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान से संबंधित है? क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से संबंधित है? क्या चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से संबंधित है? तो देखिए, CAA 2019 जो है वो 3 देशों के 5 रिलीजियस माइनॉरिटी से संबंधित है। रिलीजियस माइनॉरिटीज, और ये 5 रिलीजियस माइनॉरिटीज कौन थे? तो ये थे आपके हिंदू, सिख, सॉरी 5 नहीं 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज। हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट एंड पारसी। और किन 3 देशों के 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज की चर्चा इसमें थी? तो इसमें थी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज की चर्चा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से क्या अनुच्छेद 12 में दिए गए राज्य की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है? देखिए, अनुच्छेद नंबर 12 में जो राज्य की परिभाषा डिफाइन है वो किसके लिए डिफाइन है? तो फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार के लिए। और इसमें जो राज्य है वो आपको यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल वाला राज्य नहीं है। तो कौन सा राज्य है? तो इसके राज्य में आते क्या क्या है ये जरा समझेंगे। तो इसके राज्य में आते हैं संघ सरकार और संसद
उसके बाद हमारा है राज्य सरकार और विधानमंडल, स्थानीय सरकार, एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पंचायत, और चौथा इस राज्य के परिभाषा के तहत आता है राज्य सरकार केंद्र सरकार के अंदर आने वाली कोई संस्था। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल आप आरबीआई ले सकते हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये जो है चारों जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है उसमें सम्मिलित है। तो ऑप्शन में चेक करेंगे कि इससे बाहर का क्या है। संघ सरकार और संसद ये इसमें सम्मिलित है, राज्य सरकार विधानमंडल सम्मिलित है, स्थानीय सरकार भी सम्मिलित है, लेकिन किसी व्यक्ति द्वारा संचालित संस्थान, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा संचालित संस्थान इस राज्य के परिभाषा के अंदर सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा आज का क्लास कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।